Good evening, everyone. On behalf of VA Parikh and Associates LLP, I welcome you all. Our partner, Mr. Vasantbhai Parikh, will be taking this session. He is a fellow member of the ICAI and has more than 40 years of experience. His expertise lies in handling estate planning, tax litigation, and legal documentation. So let's take this benefit. स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि हमारे में से हार्डली 1% लोग अपने विल के बारे में सोचते हैं या विल बनाते हैं। 99% लोगों ने विल नहीं बनाया हुआ है। इवन जो नॉमिनेशन, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। वो नॉमिनेशन भी हार्डली हमने हमारी 90% एसेट्स में की हुई होती है। तो पहले तो सवाल ये आता है कि भाई हमने विल तो नहीं बनाया है, लेकिन विल हमें क्यों बनाना चाहिए और विल बनाने के एडवांटेजेस क्या है, और नहीं बनाते हैं हमको क्या नुकसान हो सकता है। सी, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने पूरी जिंदगी मेहनत किया है, सारी वेल्थ इकट्ठा किया है, वो वेल्थ आप आपके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो आपके लीगल शेयर्स में। लीगल शेयर्स अलावा भी दूसरे कोई आपके सीनियर्स है, एल्डर्स है, कोई सर्वेंट्स है, किसी फैमिली मेंबर का आप स्पेशली केयर लेना चाहते हो, तो ये सब चीज आपने विल बनाया है तो ले सकते हैं। अगर विल नहीं बनाया है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट या आप जो धर्म को बिलोंग करते हो उसका अगर सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट है तो वो हिसाब से आपके लीगल हेयर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मान लीजिए कि आपको वाइफ है, सन है और 2 डॉटर्स है, तो आप नहीं रहे तो, और अगर आपने विल नहीं बनाया है तो आपकी जितनी एसेट्स है वो ये चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और आपका उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है। तो आप चाहते हैं कि भी एक डॉटर पर्टिकुलरली वीक है, उसको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, वाइफ को मेरे बच्चे पीछे उसका ध्यान रखे कि नहीं रखे, तो इनिशियली मुझे फ्लैट तो वाइफ को ही देना है, वाइफ नहीं रहे उसके बाद मुझे बच्चों को देना है। तो ये सब डिस्क्रिप्शन आपका अगर विल नहीं बनाया है तो नहीं चलता है। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, हिंदू लोग के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इफ आप विल नहीं बनाते हैं तो आपकी जो स्पेशल नीड है, रिक्वायरमेंट है, फैमिली का एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, वो सब आप नहीं मैनेज कर सकते हो। किसी सर्वेंट के लिए आपको करना है उसमें प्रोविजंस, तो अगर विल नहीं है तो सर्वेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन कोई सन या कोई डॉटर आपका डिसओबीडियंट है, उनको आप देना नहीं चाहते हो, तो वो भी बेनिफिट ले जाएंगे। इसलिए विल बनाना एकदम जरूरी है। अभी आपको मैं रियल लाइफ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं कि विल बनाने से क्या होता है और नहीं बनाने से क्या होता है। आपको फेमस बिरला फैमिली का तो केस मालूम ही होगा कि वहां प्रियवंदा बिरला के कोई लीगल हेयर्स नहीं थे, मतलब उनके ब्रदर के सिवा उनके डायरेक्ट लीगल हेयर्स नहीं थे। तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने जो फैमिली मेंबर्स थे दूसरे, उनको देना नहीं चाहती थी, उनके चार्टर्ड अकाउंट को दे दिया। तो वो बिल एकदम प्रॉपर उन्होंने एग्जीक्यूट किया था, तो वो सारी प्रॉपर्टी वो चार्टर्ड अकाउंट जो लोढ़ा थे उनको चली गई और वो बिल को सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि नहीं भाई, ये लीगल वेयर है, वैलिडली एग्जीक्यूटेड बिल है, तो इसलिए जो टेस्टेटर है, मतलब जिसने बिल बनाया है, उसकी इच्छा के अनुसार ये प्रॉपर्टी उनको लीगल हेयर्स को नहीं जाएगी, इनके ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही जाएगी। तो उनको अपने लीगल सर्च तो नहीं देना था, तो मैनेज कर सके बिकॉज देयर वाज अ विल। अभी विल नहीं है तो क्या होता है। अभी एक बड़े इंडस्ट्रियल फैमिली का एग्जांपल है। उनका एक लड़का था। हमारे क्या कि जैसे लड़का का जन्म होता है वहां से ही हम उसके नाम पे सब एसेट वगैरह धीरे 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 करना शुरू कर देते हैं। जो पैसे वाला बड़ा फैमिली है उनके नाम पे तो शेयर से वो अपनी कंपनी का सारा करते जाते हैं। अभी लड़के की शादी हुए 6 महीना हुआ था और सडनली उसका डेथ हो गया, तो वो सारी प्रॉपर्टी विल नहीं था, तो विल के नहीं है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसकी वाइफ लीगल हेयर हो जाती है, तो सारी प्रॉपर्टी वाइफ को दी गई, वाइफ को चली गई। हालांकि फैमिली ये नहीं चाहता था कि सारी प्रॉपर्टी वाइफ को जाए, जस्ट 6 महीना हुआ था शादी को,
क्योंकि पूरी फैमिली जो वेल्थ थी, जो एस्टेट, वो तो सारी फैमिली की थी, लेकिन विल नहीं था, तो इसलिए वो चली गई। अभी सवाल ये आता है कि क्या कौन सी एज पे हमको विल करना चाहिए? 20 साल के लड़के का तो कोई सोच भी नहीं सकता है और ये विल बनाना चाहिए। तो मेरी राय ये है कि विल बनाने की कोई एज नहीं होती है। इवन 18 साल का लड़का है और उसके पास एस्टेट है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, तो इसका विल बनाना ही चाहिए, क्योंकि कभी कब अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, वो वी डोंट नो, और बाद में हमारी इच्छा के अनुसार सब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अभी मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि मैं लोगों को विल की बात करता हूँ तो उनको बुरा लग जाता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई विल बनाना मतलब मैं मृत्यु पाने वाला हूँ, मैं मृत्यु के नजदीक हूँ। ऐसा नहीं है। आप विल बनाते हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने का सोच रहे हैं। विल बनाने का अर्थ ये है कि आप वाइसफुली, डिलीजेंटली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। और विल एक कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। अब समझे, जब भी आप चाहे तभी विल चेंज कर सकते हैं, नया विल बना सकते हैं, और जो फाइनल आपका विल होगा वही विल को लीगली वैलिड माना जाएगा। इसलिए विल बनाने की कोई एज नहीं होती है, हर एज में अपना विल होना ही चाहिए। टेक एन एग्जाम्पल कि जब एक यंग लड़का बना रहा है विल, और उसका एक बच्चा है छोटा, और उसकी वाइफ भी यंग एज की है, तो वो बच्चे के बारे में ज्यादा सोचेगा, क्योंकि वाइफ तो सी मे मैरी, रीमैरी, लेकिन बच्चे का ख्याल कैसा रखा जाए, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पे सिक्योर करना चाहेगा। लेकिन अभी एक आदमी 50 साल का है और उसका लड़का बड़ा हो गया है, और अभी लड़का वो वाइफ का ख्याल रखेगा नहीं रखेगा वो मालूम नहीं है, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी वाइफ को देना चाहेगा। तो हम लोग हमारी एज के अनुसार, हमारे सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, फैमिली सिचुएशन के अनुसार हम लोग विल को बनाते हैं। व्हाट इज द विल? विल इज सब डॉक्यूमेंट में सिंपलेस्ट डॉक्यूमेंट, एकदम इजी में इजी लीगल डॉक्यूमेंट है। उसके लिए कोई लीगल असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना विल बना सकते हो। विल अच्छा, एक ये मान्यता है कि विल के लिए स्टैम्प पेपर चाहिए। विल के लिए कोई स्टैम्प पेपर नहीं चाहिए। आप एक सिंपल सादा कागज लेके, नोटबुक का भी कागज लेके आप उसे कहते हो कि मैं सो एंड सो अपना ये विल मेरी इच्छा से बना रहा हूँ, और मेरी ये प्रॉपर्टी है, और इसका ये मैं इस तरह से करना चाहता हूँ। विल में इंपॉर्टेंट चीज है विटनेस। टू विटनेस की नेचर चाहिए उसमें, उसके अलावा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप खुद भी बना सकते हो इसे यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट, आप खुद अपना डिक्लेरेशन करते हो, एंड दैट विल यू कैन रिवोक एट एनी टाइम एंड यू कैन मेक अ न्यू विल। खाली रिक्वायरमेंट ये है कि आप मेंटली साउंड चाहिए और अबव द एज ऑफ 18 चाहिए, कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ अ प्रॉपर्टी, एंड इट अप्लाइज टू एवरी फंड एक्सेप्ट मोहम्मदन जो लॉ है, उसमें थोड़ा मोहम्मदन लॉ का, शरीयत का थोड़ा अलग प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, वो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। सो विल इज अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट। तो विल में क्या क्या होता है? एक तो विल में जो टेस्टेटर, मतलब जो आदमी विल बना रहा है उसको टेस्टेटर बोल रहे हैं, और जिसको जो प्रॉपर्टी जाती है उसको बेनिफिशियरीज बोलते हैं। सो देयर आर टू पार्टीज, टेस्टेटर एंड बेनिफिशियरीज। लेकिन ये यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट है, उसमें बेनिफिशियरीज कोई सिग्नेचर की जरूरत भी नहीं है, और बेनिफिशियरी को आपको विल बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। ये सवाल आता है कि हम विल बनाते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स को या उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरी राय ये है कि आपने विल बनाया है ऐसा, यू डेफिनेटली इन्फॉर्म देम वेयर यू हैव केप्ट द विल, दैट आल्सो यू, बट यू नीड नॉट एक्सप्लेन और गिव द डिटेल्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द विल। वो कंटेंट्स बताने से क्या हो जाता है कि फैमिली में अंदर अंदर डिस्प्यूट होना या शुरू हो जाता है। तीसरी चीज आती है, आपको विल में लिखना है लीगेसी। लीगेसी मतलब आप क्या क्या प्रॉपर्टीज विल के थ्रू देना चाहते हैं, उसका लिस्ट करते हैं। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है वो एग्जीक्यूटर है। ये आप नहीं रहे तो विल का वहीवट कौन करेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, कौन मैनेज करेगा, तो उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। एग्जीक्यूटर कैन बी योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। आपके लड़का, लड़की, वाइफ, जो भी आपको समझदार लगे, जो भी आपको न्यूट्रल लगे, उसको आप एग्जीक्यूटर बना सकते हैं।
एग्जीक्यूटर कैन बी द बेनिफिशियरी ऑफ द विल, मतलब जो एग्जीक्यूटर बना है उसको कोई विल में प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो कोई बार नहीं है। या आपका कोई क्लोज फ्रेंड्स है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, उनको भी आप एग्जीक्यूटर बना सकते हैं। अगर कोई एग्जीक्यूटर मान लो काम करना नहीं चाहता है या एग्जीक्यूटर आपके पहले ही एक्सपायर हो जाता है, तो कोर्ट कैन अपॉइंट एग्जीक्यूटर। विल में एग्जीक्यूटर का एकदम बड़ा रोल है, तो आपको बहुत समझ के सोच के एग्जीक्यूटर को सिलेक्ट करना है। तो कई टाइम क्या होता है, कोई इंटरेस्टेड पार्टी रहती है और उनको अगर विल एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाए तो उसका बहुत ही गलत तरीके से बेनिफिट उठाते हैं। मैंने एक फैमिली में देखा है कि उनका 3 लड़कियां थी और उनके अंकल को एग्जीक्यूटर बनाया, तो वे एकदम ट्रस्टेड थे, धंधा साथ में था, लेकिन वो अंकल का वो सब प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था जो उनके ब्रदर की थी वो, तो उन्होंने ऐसी कंडीशंस रखी वो एग्जीक्यूट करने के लिए अपने बेनिफिट में, ये प्रॉपर्टी आप मुझे ये भाव से दे दो, ये भाव से दे दो करके मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो और उनको करना पड़ा अंडर द कंपल्सन, क्योंकि लीगली अगर हम चैलेंज करते हैं या लीगल बैटल में जाते हैं तो इंडिया में तो कितने साल चले जाते हैं, तो वी डोंट नो, इसलिए उनको सेटल करना चाहिए। तो एग्जीक्यूटर्स रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको एकदम ट्रस्टेड आदमी को रखना चाहिए। या एक और पॉइंट भी समझ ले कि अगर आप एग्जीक्यूटर हैं कोई विल के अंदर आपका, तो आपको क्या करना है एग्जीक्यूटर में है तो अगर आपका नाम एग्जीक्यूटर में है तो आपको इमीडिएटली प्रोबेट के लिए अप्लाई करना चाहिए। और प्रोबेट लिए बिना, मैं प्रोबेट के बारे में डिटेल में आगे एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, आगे की स्लाइड में, लेकिन प्रोबेट किए बिना कोई भी विल एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। और जब भी आप सब प्रॉपर्टी आप पोजीशन लेते हैं एज ए एग्जीक्यूटर, तो वो सब जैसे ज्वेलरी है, सेफ खोलते हैं, तो उस टाइम आपको सारे जितने भी एग्जीक्यूटर हैं और जो बेनिफिशियरीज हैं और एक दो इंडिपेंडेंट विटनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, उनको भी आपको हाजिर रखना है। अदरवाइज कोई डिससेटिस्फाइड बेनिफिशियरीज है या कोई लीगल हेयर्स है, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं और आपको कंप्लेन करके फ्रॉड की जेल तक भेज सकते हैं। तो कोई जो जो बिल में थोड़ा भी डिस्प्यूट जैसा लगे या फैमिली मेंबर में डिस्प्यूट जैसा लगे और आप एग्जीक्यूटर है, तो आप बिल एग्जीक्यूशन में बहुत ही ख्याल रखना है। नेक्स्ट आता है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन मीन्स दो विटनेस को सिग्नेचर करना है, विटनेस की एज लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है और उनका पूरा एड्रेस लिखना है। अब ये जो विटनेस आप सिलेक्ट करते हो वो कंपैरेटिवली यंग एज का लेना चाहिए, ताकि कब कब कोर्ट में बिल को चैलेंज किया जाए तो दैट विटनेस इज मस्ट बी अवेलेबल टू गिव द विटनेस इन द कोर्ट। तो विटनेस का जॉब क्या है, उसको पूरा बिल पढ़ने की जरूरत है नहीं, विटनेस को बिल का कंटेंट जानने की कोई जरूरत नहीं है, खाली उनको यह सर्टिफाई करना है कि भाई जो टेस्टेडर जिसने बिल बनाया है मेरी प्रेजेंस में ये सिग्नेचर किया हुआ है, उसको और कुछ भी सर्टिफाई नहीं करना है। तो विटनेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये विटनेस है वो इंडिपेंडेंट चाहिए, मतलब जो बेनिफिशियरीज है बिल में वो विटनेस के रूप में नहीं रह सकते, अगर वो रहे तो आपका बिल इनवैलिड हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि बिल के लिए दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस चाहिए जो बिल के अंदर बेनिफिशियरीज नहीं होने चाहिए और वो उनको कुछ भी बेनिफिट बिल से नहीं मिलना चाहिए। उनका अगर बिल को चैलेंज किया जाए तो वो कोर्ट में आके बता सके कि ये सिग्नेचर मेरी प्रेजेंस में हुई है एंड दिस बिल इज अ वैलिड बिल। अभी एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, तो एक तो एग्जीक्यूटिव रहता है, अगर आपने बिल बनाया है तो वो एग्जीक्यूटिव जिसको अपॉइंट किया है वो बिल का मैनेज करेगा। अगर आपने बिल नहीं बनाया है तो आपके जो लीगल हेयर्स है they can apply to the competent court to appoint administration and issue the letter of administration. जब भी बिल नहीं होता है तभी कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है। देखिए बिल नहीं बनाने का एक भी डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आप बिल बनाते हो तो आप जिसको एग्जीक्यूटिव रखना चाहते हो उसको रख सकते हैं, अगर बिल नहीं बनाया है तो कोर्ट डिसाइड करेगी। देन आता है प्रोबेट। प्रोबेट क्या है, प्रोबेट मीन्स आप बिल को, जो एग्जीक्यूटर है बिल को कोर्ट में सबमिट करता है
और कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी वो विल की देती है आफ्टर इश्यूइंग द नोटिस टू ऑल दी लीगल हेयर्स एंड विल का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ग्रांट कर दिया, परमिशन ग्रांट कर दी है। इसलिए प्रोबेट का होना एकदम जरूरी है। और जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है तभी तो प्रोबेट एकदम मस्ट है। और जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली एंड मद्रास, ये 4 में तो प्रोबेट इज अ कंपल्सरी। अभी कहीं ये सवाल आता है कि भाई मैंने तो फ्लैट में नॉमिनेशन किया हुआ है, तो फिर मुझे प्रोबेट लेने की क्या जरूरत है? और सोसाइटी तो मेरे नॉमिनेशन के आधार पे मेरा फ्लैट ट्रांसफर कर रही है, तो ये मान्यता मेरी सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। नॉमिनेशन क्या है? नॉमिनेशन मीन्स आप सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं कि सोसाइटी में आपके फ्लैट का नॉमिनेशन करते हैं, तो एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, द नॉमिनी इज अ सिंगल कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉर द सोसाइटी, और सोसाइटी ऑन सबमिटिंग द एप्लीकेशंस इमीडिएटली वो नॉमिनी को टेम्पररी मेंबर बना देगी। लेकिन जो फ्लैट है उसकी ओनरशिप अगर विल के अंदर जिसका नाम लिखा है उसको ही जाएगा, और विल नहीं है तो उनके जितने लीगल हेयर्स है वो सारे लीगल हेयर्स को जाएगा, इसलिए नॉमिनी को नहीं जाएगा। तो नॉमिनी इज ओनली अ ट्रस्टी। समझ लीजिए फिर से, नॉमिनी इज डजंट बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन नॉमिनेशन क्यों करना चाहिए? बिकॉज द प्रोसीजर बिकम्स वेरी इजी। जैसे बैंक में आपने नॉमिनी किया है तो बैंक इमीडिएटली नॉमिनी के अकाउंट में खाता ट्रांसफर कर देगा अकाउंट, लेकिन उसकी मालिकी तो उसके लीगल हेयर्स की रहेगी अगर विल नहीं है तो, और विल है तो विल में जिसका नाम लिखा है जिसको जितना देना है उतना ही जाएगा। लेकिन प्रोबेट लेने से 2-3 एडवांटेज है। एक तो एग्जीक्यूटर के लिए वो ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा टू एडमिनिस्टर द एस्टेट, विल आपका वैलिड है, इसका कोर्ट से घोषणा हो जाएगी, तो दूसरे लीगल हेयर्स या दूसरे लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न और अदर ऑथोरिटीज, उनके लिए प्रोबेट है वो एक मान्य डॉक्यूमेंट्स है। तो ये मान्यता नहीं रखना कि हमको सब जगह नॉमिनेशन किया हुआ है तो प्रोबेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको प्रोबेट लेना ही चाहिए, और बहुत सारे केसेस भी हुए हैं इसको लेके, और सब जगह पे ये हेल्ड हुआ है कि नॉमिनी इज जस्ट अ ट्रस्टी। I will read just the respective portion. A prospective flat purchaser should keep the above legal position in mind and should properly check if the name of the proposed seller has been entered on the share certificate plainly on the basis of nomination. The flat can be under threat of claim by other legal heirs of the deceased. समझिए, आप फ्लैट खरीदने वाले हैं और नॉमिनेशन के बेस पे अगर सोसाइटी ने फ्लैट चेंज किया है और अदर प्रोबेट एंड अदर दूसरे लीगल प्रोसीडिंग नहीं किया है, तो कल उठ के दूसरे जो लीगल हेयर्स है उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए आपका प्रोबेट लेना एकदम जरूरी है, और फाइनल ट्रांसफर ऑफ द फ्लैट प्रोबेट के हिसाब से होना चाहिए। एक जो बॉम्बे हाईकोर्ट का ही डिसीजन है, वो बोलता है कि द पर्पस ऑफ नॉमिनेशन इज to ensure that there is a single point of contact nominee for society to deal with till the time legal heirs of the deceased member establish their title over the flat by producing relevant documents such as probate, letter of administration, family arrangement, etc. The nominee merely act as a trustee on behalf of all the legal heirs of the deceased member till the assets of the deceased member is settled as per the applicable succession लो। जहां तक आपका एप्लीकेबल सक्सेशन लो है उसके हिसाब से सब सेटल नहीं होता है, वहां तक नॉमिनी एक्ट एज अ ट्रस्टी। द नॉमिनी इज नॉट अलाउड टू क्रिएट अ थर्ड पार्टी राइट इन द फ्लैट। अगर नॉमिनी के हिसाब से फ्लैट ट्रांसफर हुआ है और वो बेचता है या ट्रांसफर करता है तो इट डजंट क्रिएट एनी लीगल राइट। द नॉमिनी कैन बी एडमिटेड as a member of the society as a provisional member, temporary membership, till the legal heirs or persons entitled to flat are admitted as members. Thus,
the nominee does not become the owner of the flat by virtue of nomination in his favor. तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का रूलिंग्स है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो आपका सवाल आता है कि तो नॉमिनेशन हम क्यों करें, करने से फायदा क्या? फायदा ये है कि आपका प्रोसीजरल वर्क सब जगह पे इजी हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग कम्स इज अ कोडिसिल। कोडिसिल में जब भी आपने एक फिल बना दिया है और आपको उसमें से एक आध क्लोज को चेंज करना है, तो पूरा विल फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक कोडिसिल मतलब एक सिंपल वो बिल के साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच करके उसको कोडिसिल बोलते हैं कि मैंने ये क्लोज नंबर 6 में ऐसा लिखा था, लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि इस तरह से हो, और आप सिग्नेचर कर दिए, 2 विटनेस का सिग्नेचर कर दीजिए और उसको लगा दीजिए, तो उसको कोडिसिल बोलते हैं। और आपको बहुत सारे चेंजेस करने हैं विल में, तो फिर से ही नया विल बनाना इज अ बेटर। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब भी आपने विल नहीं बनाया है तो कोर्ट अपॉइंट करती है कि किसको हम अपॉइंट करें टू मैनेज द एस्टेट ऑफ द डिसीज, तो उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। और एक ये शब्द हम सुनते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तभी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, और मूवेबल प्रॉपर्टी है तभी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट इज नेसेसरी। या दोनों है मूवेबल एंड इमूवेबल तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से चल जाएगा। Who can make a will? So every person of a sound mind, not being a minor, can make a will. A person who are deaf, dumb, blind or even insane person during insanity can make a will. मतलब जो एकदम माइनर है और एकदम कोर्ट ने इंसेंट डिक्लेयर कर दिया है वो विल नहीं बना सकते हैं। However, any person in an improper state of mind due to intoxication, illness, etc. cannot make a will where he does not know what he is doing. Subsequently, incapacity will not invalidate a will. इसलिए विल में लिखते हैं कि भाई मेरी शुद्ध बुद्धि से, इन साउंड माइंड एंड फुल अवेयरनेस आई एम मेकिंग अ विल। और उसको ज्यादा ऑथेंटिकेट करने के लिए हम डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं कि भाई डॉक्टर कैन सर्टिफाई कि जब ये तारीख को विल बनाया गया तभी द पर्सन इज इन साउंड माइंड एंड प्रॉपर हेल्थ, तो कल जाके कोई उसको चैलेंज नहीं कर सके। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि अगर विल में जो बनाता हूँ जो व्यक्ति वो खाली गुजराती ही जानता है या हिंदी जानता है और विल इज मेड इन इंग्लिश और उसने गुजराती में सिग्नेचर किया है, तो क्या करना चाहिए? विल को चैलेंज कर सकते हैं? तो ऐसे केस में जो व्यक्ति गुजराती और इंग्लिश दोनों जानता है विल एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ द विल टू द टेस्टेटर इन गुजराती, एक्सप्लेन एंड नीचे सर्टिफाई करेगा कि आई हैव एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ द विल इन गुजराती टू सो एंड सो and she or he has understood the will and then signed in my presence. तो ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। Who can be legacies? अभी ये बेनिफिट किसको मिल सकता है? Testator can give a estate or part thereof to any person whether born or unborn of his choice. तो हम जब भी विल बनाते हैं तो अभी जो लीगेसी मतलब जो बेनिफिशियरीज हैं वो हमारे लीगल हेयर्स ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। हम किसी को भी अपनी एस्टेट विल के अंदर दे सकते हैं। इवन अनबॉर्न चाइल्ड है, सपोज के आपकी वाइफ डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है और अनबॉर्न सन को आप कुछ देना चाहते हैं और फ्यूचर जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं तो आप जरूर उनको दे सकते हैं। एन एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी आल्सो बेनिफिशियरी अंडर विल। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इवन एग्जीक्यूटर जिसको अपॉइंट करते हैं वो भी बेनिफिशियरी हो सकता है। ओनली एक्सेप्शन इज को जो विल में विटनेस के रूप में जो साइन करता है वो बेनिफिशियरीज नहीं हो सकता है। A bequest to a non-existent person fails. However, where it was made in favor of a person who is dead at the time of death of the testator, estate will devolve on the legal heirs of the dead person. जो व्यक्ति तो चलेगा लेकिन अस्तित्व में ही नहीं है, किसी व्यक्ति को आप कुछ दे नहीं सकते हो। लेकिन आपने विल में लिखा कि ये प्रॉपर्टी मेरे सन को जाए और आपके डेथ के टाइम सन इज नॉट अलाइव और आपने कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली सन के जितने लीगल हेयर्स हैं, उसके वाइफ उसके बच्चे, वो सबको इक्वल शेयर्स में जाएगा। लेकिन आपके सन के बाद आप एंटायरली आपके ग्रैंड सन को देना चाहते हैं
तो आपको विल में ये प्रोविजन लिखना चाहिए कि इफ माय सन इज नॉट अलाइव एट द टाइम ऑफ माय डेथ देन इट शुड गो टू माय ग्रैंडसन। तो ये स्पष्टीकरण जरूरी है। व्हाट कैन बी विल्ड, क्या क्या चीज मैं विल में दे सकता हूँ? प्रॉपर्टी विच आर सेल्फ एक्वायर्ड कैन बी डिस्पोज ऑफ अंडर विल। आपने जो एक्वायर की है, आप मेरी प्रॉपर्टी को आपके विल में नहीं दे सकते। आपकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको दे सकते हैं। आपने जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस गिफ्ट से आपको ही मिली है उसको भी विल के थ्रू दे सकते हैं। जैसे कि आपके पिताजी ने आपको गिफ्ट दिया है और आपको वारसा में आया है, वो चीज आप विल के थ्रू दे सकते हैं। अभी सवाल ये आता है कि मेरा एचयूएफ है, तो एचयूएफ को मैं विल के थ्रू दे सकते हैं? तो यस, आपका जो शेयर है वो शेयर आपका आप आपके विल के थ्रू किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन एग्जांपल कि आपके एचयूएफ में 4 मेंबर है, आप है, आपकी वाइफ है, एक लड़का है, एक लड़की है, तो 4 मेंबर एचयूएफ के हुआ। तो आपका 1/4 शेयर है, तो जो बाकी के 3/4 शेयर है वो आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। लेकिन आपका जो 1/4 शेयर है वो आप किसी को भी दे सकते हैं। आपको आपकी वाइफ को देना है, आपके लड़के को देना है, चैरिटी में देना है, जो भी देना है वो आप कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम कि कैन आई ट्रांसफर माय टेनेंसी राइट्स? तो टेनेंसी राइट्स वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। कोई लैंडलॉर्ड की, आपको तो खाली टेनेंट बनाया है। तो टेनेंसी राइट्स की वाली जो प्रॉपर्टीज है वो आपके विल के थ्रू आप ट्रांसफर में उस टाइम आपके साथ रहता हो, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसके करते हो, उसके साथ जो बिजनेस कर रहा है उसके नाम पे जाएगी। लेकिन थ्रू विल यू कैन नॉट ट्रांसफर। फॉर्म ऑफ अ विल, तो विल का कोई एक फिक्स डॉक्यूमेंट वो है लीगली नहीं। आप अपने मिजाज से आप विल लिख सकते हो, खाली उसमें आपको आपका नाम लिखना है, आपकी एज लिखनी है, कहाँ रहते हैं मेंबर्स है, और किसको आप एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं और इसको देना चाहते हैं, उतना ही आपको लिखना है। तो आप हाथ से लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, प्लेन पेपर पे लिख सकते हो, नोटबुक पे पेपर पे लिख सकते हो, कोई उसका कोई स्पेसिफिकली फॉर्मेट नहीं है। लेकिन इधर में एक चीज आपको आपका ध्यान दोहराना चाहता हूँ कि जब भी आप पर्टिकुलरली आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को एक्सक्लूड करते हैं, उसको आप कुछ भी नहीं देते हैं, या एक फैमिली को बहुत ज्यादा या मेजर शेयर देते हैं, तो उसका रीजंस आप पूरा डिस्क्राइब कीजिए विल के अंदर। क्या पर्टिकुलर को क्यों नहीं दिया? जैसे आपने एक डॉटर को पूरा दे दिया उसके लाइफ टाइम में ही और अभी आप नहीं देना चाहते हैं, या एक लड़के को आपने अलग करते समय उसको सारा कुछ दे दिया है सब और अभी आप कुछ देना नहीं चाहते हैं, या 2 लड़के में से एक लड़का आपकी ज्यादा देखभाल रख रहा है, आपके अच्छे रिलेशंस है और उसको देना चाहते हैं, और आप फैमिली मेंबर को एक्सक्लूड करके कोई आपके सर्वेंट को ज्यादा देना चाहते हैं और मेंबर को ज्यादा देना चाहते हैं। तो नॉर्मली सी एक पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स को ही ज्यादा देगा, तो आपने एक्सक्लूड क्यों किया? तो उसके रीजन लिखा है, तो अदर डिससेटिस्फाइड मेंबर ऑफ द फैमिली कैन चैलेंज दैट विल। तो इसलिए बहुत इलोबरेटली आपको रीजंस लिखना चाहिए अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 हेयर से तो चारों को इक्वल देना चाहिए, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है तो उसके रीजंस अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। इवन सी विल के आपको जनरेशन टू जनरेशन हम संस्कार, अपने इथोस, अपनी वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने इथोस के बारे में चाहते हैं, तो वो भी आप अपने विल में लिख सकते हैं और लिखना ही चाहिए। नाउ विल में अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, मान लीजिए विल
होना चाहिए, क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि आपका नेम, एज, एड्रेस, रिलीजन। रिलीजन इसलिए लिखना चाहिए कि बाय विच लो यू आर, आगे कुछ भी आपने विल बनाए हैं उसका रिवोकेशन होता है कि भाई ये मेरा फाइनल विल है और आगे जो भी मैंने विल बनाए हैं वो सारे विल को मैं कैंसिल करता हूँ। आई हियर बाय रिवोक ऑल माई अर्लियर विल्स। देते हैं कि मेरे फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं, मेरी लड़की है, वो सारा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। देन एग्जीक्यूटर्स को अपॉइंट करते हैं कि भी 2-3 जितने भी आपको एग्जीक्यूटर बनाने हैं, इवन यू कैन अपॉइंट 1 एग्जीक्यूटर ऑल्सो, और वो काम नहीं करना चाहता है तो उसके बदले अवेजी में आप दूसरा किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। देन आपकी जो लायबिलिटीज है, जैसे एस्टेट ड्यूटी अभी तो इंडिया में नहीं है, लेकिन एस्टेट ड्यूटी है, कोई आपका टैक्स बाकी रह गया है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, आपको कोई चैरिटी करना है, डोनेशन देना है, तो वो सारी चीज। देन द लीगसीज, आपको क्या चीज किसको आप देना चाहते हैं। अब ये लीगसी में आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समटाइम्स मुझे आया था कि इफ यू हैव इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल का रजिस्ट्रेशन कराना इज बेटर, कराना चाहिए। सो इफ यू डिजायर यू कैन गेट इट, रजिस्टर इट। वो एकदम सिंपल प्रोसीजर है, जहाँ अपना फ्लैट वगैरह का एग्रीमेंट रजिस्टर होता है, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। उसका नॉमिनल फीस है, कोई खर्चा नहीं है। और जब भी आप नया बिल बनाते हो उसके बाद, तो नए बिल को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ताकि वो जूना बिल ऑटोमेटिकली रिवोक हो। तो अभी वो नया बिल आपका इनवैलिड नहीं हो जाएगा, तो लास्ट जो बिल है उसको ही वैलिड माना जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होता है कि एकदम उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, वैलिडिटी है, वो क्योंकि आपने सिग्नेचर, विटनेस सिग्नेचर सब रजिस्ट्रार के सामने किया हुआ है, इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन द पब्लिक डोमेन, तो इज अ बेटर, तो बिल को रजिस्टर कर लेना चाहिए। और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो खास करना चाहिए। कॉडिसिल के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी आप कुछ नॉमिनल चेंज करना चाहते हैं तो आप कॉडिसिल बना के पेपर बिल के साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपकी सिग्नेचर चाहिए। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन कि जब भी आपका बिल नहीं है तो आपकी एस्टेट कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, उसके लिए आपके लीगल हेयर्स एक एप्लीकेशन करेंगे एंड कोर्ट विल अपॉइंट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अभी बिल का हम जो एडवांटेज है अपने टैक्स प्लानिंग के लिए, अपने वेस्टेड प्लानिंग के लिए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोग बिल के थ्रू एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके लड़के का एचयूएफ नहीं है तो आप में से बहुत सारी प्रॉपर्टी देके आप लड़के का एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। या फैमिली मेंबर्स के अंदर इक्वल एस्टेट नहीं है तो आप जिसमें कम है उसको ज्यादा देके उसकी इक्वलाइजेशन कर सकते हैं। बिल के थ्रू आप डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट क्या होता है? जरा सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट मतलब आप एक आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके लिए आप ट्रस्ट बनाते हैं। जैसे अपना चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, ऐसे फैमिली ट्रस्ट है, लेकिन उसमें किसको कितना दिया जाए वो ट्रस्टी डिसाइड करेंगे। आप आपकी सर्टेन प्रॉपर्टी ये ट्रस्ट में डालते हैं, देन ट्रस्टीज को आप पावर देते हैं कि भाई ये फैमिली मेंबर्स के लिए आप ये मैनेज करोगे और आपकी इच्छानुसार इन लोगों को दोगे ये। तो ये जो ट्रस्ट हो गया उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं आ सकता है। अब कोई बिजनेस लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, कोई भी है, तो ये ट्रस्ट के ऊपर नहीं आ सकता। तो वो नॉर्मल रेट से टैक्सेस लगते हैं। नॉर्मली क्या है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट अभी 43% है, तो वो रेट से टैक्स लगता है। लेकिन अगर बिल के थ्रू आपने ट्रस्ट क्रिएट किया है तो उसको नॉर्मल, इवन बिजनेस के लिए भी आप ट्रस्ट बना सकते हो और वो ट्रस्ट को भी नॉर्मल रेट से ही टैक्स लगेगा। और जब भी आदमी एक्सपायर हो जाता है उसके बाद एग्जीक्यूटिव पूरा वहीवट ले लेते हैं। तो जहां तक का उसका रिटर्न फाइलिंग का सवाल है, तो रिटर्न आप अप टू द डेट ऑफ डेथ वो जो डिसीज पर्सन के नाम से रिटर्न भरोगे और उसके बाद का है वो एग्जीक्यूटिव्स के नाम से भरा जाएगा। और जहां तक
सारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता है, वहां तक एग्जीक्यूटर विल कंटिन्यू टू मैनेज द एस्टेट, और जो जो इनकम होती है वो एग्जीक्यूटर की, उस पर वो टैक्स बढ़ता जाएगा और उसके बाद वो फाइल क्लोज कर देगा। लेकिन एग्जीक्यूटर को भी अलग से पैन नंबर सेपरेटली लेना पड़ेगा। नॉमिनेशन एंड विल, इट इज नॉट द सेम। मैंने आगे आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, फिर से समझ लीजिए कि विल एंड नॉमिनेशन एक नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी या विल के थ्रू ही ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉमिनेशन के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नॉमिनेशन इज अ प्रोसेस टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, मतलब वन पॉइंट कॉन्टेक्ट हो जाता है, आपको पूरी लीगल प्रोसीजर उनके सामने नहीं करना। लेकिन बाद में तो प्रोबेट लेके जो बेनिफिशियरी है उसके नाम पे ही जाना चाहिए। इसलिए सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। तो विल में आप जिसको देना चाहते हैं उसके ही नाम का नॉमिनेशन कीजिए। जैसे फ्लैट मैं मेरे लड़के को देना चाहता हूँ, तो सोसाइटी में नॉमिनेशन भी मेरे लड़के का नाम का ही करूँ। मेरा पीपीएफ का अकाउंट है, मैं मेरी वाइफ को देना चाहता हूँ, तो पीपीएफ में अकाउंट का नॉमिनेशन भी मेरे वाइफ को ही करूँ। तो विल में जिसको मैं बेनिफिट देना चाहता हूँ उसका ही नाम का अगर नॉमिनेशन होगा तो एकदम मेरी प्रोसीजर सिंपल हो जाएगी। और जब भी आप सपोज विल चेंज करते हैं और आप दूसरे को देना चाहते हैं, आगे जिसके नॉमिनेशन किया उसको नहीं देना चाहते हैं, तो आप नॉमिनेशन भी चेंज कर दीजिए। जैसे पहले मैंने एक लड़के को देने का सोचा था फ्लैट, अभी दूसरे लड़के को देना सोच रहा हूँ, तो सोसाइटी में मैं नॉमिनेशन चेंज करूंगा और विल में भी मैं चेंज कर दूंगा, तो माय थिंग्स बिकम वेरी इजी। सो नॉमिनेशन भी आप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू कैन चेंज, बट नॉमिनेशन डज नॉट सब्सटीट्यूट अ विल, बट नॉमिनेशन करना भी इतना ही जरूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आपकी जितनी प्रॉपर्टीज है, मूवेबल इमूवेबल, पीपीएफ अकाउंट है, बैंक एफडी है, बैंक अकाउंट है, सारी चीजों में आपका नॉमिनेशन चेक कर लीजिए कि किया है कि नहीं किया है। पहले तो यू विल फाइंड दैट कि 50, 60, 70% में आपने नॉमिनेशन किया ही नहीं है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो बताते हैं कि 90% ऑफ द एसेट्स में नहीं किया है नॉमिनेशन। और दूसरा आप ये चेक कीजिए कि जिसको आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं बिल में, उसके ही नाम का नॉमिनेशन किया है कि नहीं किया है। तो अगर मिसमैच है तो उसको आप ठीक कर दीजिए। तो मेनली तो मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। अभी 5-10 मिनट बाकी है, तो मेरे पास कोई क्वेश्चंस आए हैं तो उसका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। और आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में जाके यू कैन टाइप आप कर सकते हैं, तो मैं जवाब देने की कोशिश कर सकता हूं। अगर यहाँ टाइम खत्म हो जाता है तो आपका ईमेल भी साथ में डाल दीजिए, तो मैं आपको ईमेल के जरिए आपको कोई भी आपका सवाल है वो मैं भेज दूंगा।